एक इंसान काफ़ी हेल्दी था और उसने ओज़म्पिक लेना स्टार्ट किया और थोड़े टाइम के बाद उसकी एक आंख की जो है ना वो बिनाई चली गई। उसके बाद जब डॉक्टर पे दिखाया, सारी मेडिकल हिस्ट्री ली, एडिशन की थी अपने लाइफस्टाइल में, वो एक बॉलीवुड में एक्ट्रेस की डेथ हुई थी, शिवाली नाम था उनका। जब उनकी डेथ होगी तो इसी बात से हुई है, वो ओज़म्पिक डोज के ऊपर थी। सो शी हैज टेकन द डोज एट द वेरी रॉन्ग टाइम विद एम्प्टी स्टमक। अगर वज़न एक स्पेसिफिक एज तक कम नहीं हो पा रहा, सर्जरीज करवा रहे होते हैं और उसके बाद ये लाइपोसक्शन करवा रहे होते हैं। I've been through one lady and she was like 62 at that time. उनके नी में इशू था, उनकी स्पाइन में मसला था, उनकी L4 L5 में बल्ज था। डोंट यू थिंक कि जो ये हम सर्जरीज करवाते हैं इससे हमारी बॉडी में वो स्टिफनेस नहीं आती? आपकी स्किन को एक हद तक टाइट कर दिया जाता है, बट उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए आपको फिर जिम का कहा जाता है। सो अल्टीमेटली कोई भी सर्जन होगा वो आपको ये जरूर कहेगा कि आपने जिम जाना है। तो जब आपने अल्टीमेटली जिम जाना ही है तो पहले क्यों नहीं जाते? हम सब पतले होना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें किस प्रोपोर्शन में मुकम्मल डाइट लेनी चाहिए, कौन सा वर्कआउट करना चाहिए, और अगर इन केस हमने कोई ऐसी मेडिसिन भी यूज़ करनी है तो वो मेडिसिन कौन सी यूज़ करनी चाहिए कि वो हमारे लिए ख़तरे का बायस ना बन जाए। तो इस पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इस पॉडकास्ट में आपको वो सारी टिप्स दी जाएंगी कि जिसकी वजह से आप बहुत सेफ और सिक्योर वेट लॉस की तरफ जा सकते हैं। वेट लॉस और फैट लॉस में डिफ्रेंसीशन है कि मतलब हम बहुत सारे लोग पतला तो होना चाहते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि ये वेट लॉस और फैट लॉस होता क्या है। तो सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि इसमें एक्चुअल डिफरेंस है क्या? बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है इसमें। अगर देखें, आप वेट लॉस की बात करते हैं तो ओवरऑल बॉडी रिडक्शन होती है, जिसमें बॉडी का वेट में सारा काउंट होता है, आपका फैट भी, मसल भी, वाटर लॉस भी। सो ओवरऑल वेट जब आपकी बॉडी से ड्रॉप होता है तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ वेट लॉस। नॉर्मली लोग अक्सर बात करते हैं हमने वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। फैट लॉस बेसिकली कैटेगोरिकली आपकी बॉडी से रिडक्शन ऑफ द फैट कंटेंट है। जो आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज बढ़ती है उसको स्पेसिफिक एरिया से कम करना, उसको रिड्यूस करना फैट लॉस में आता है। स्पेसिफिकली अगर आप बात करें तो लोग कहते हैं जी हमारा टमी फैट ज़्यादा, उसको कम करना है, हमारा हिप फैट ज़्यादा, उसको कम करना है, थाइस का मसला आता है स्पेशली फीमेल्स में, शोल्डर्स का मसला आता है, आर्म्स का मसला आता है। तो ये रिडक्शन इन द स्पेसिफिक एरिया इन द फैट लेवल वो फैट लॉस में फॉल करता है। अच्छा, जैसे आपने बताया है कि हम अपनी बॉडी में अगर कोई स्पेसिफिक एरिया को और वहाँ से फैट कम करें तो फैट लॉस में आता है, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है कि हमें ओवरऑल पूरा वेट कम करना पड़ता है फिर जाके फैट लॉस होता है? देखें, ये लोगों में बहुत सी बड़ी मिथ होती है और अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं कि स्पॉट रिडक्शन होती है। एक टर्मिनोलॉजी होती है स्पॉट रिडक्शन। स्पॉट रिडक्शन नहीं होती बॉडी से। बॉडी जब भी आपका लॉस लेके जाएगी, वो वेट लॉस में हो या फैट लॉस की सूरत में भी हो, तो वो ओवरऑल टोनिंग ऑफ द बॉडी होता है और बॉडी अपनी शेप में वापस आती है। तो वो लोग जो इस माइंडसेट से जिम जाते हैं कि मेरी सिर्फ थाइस बड़ी हैं, उनको मैंने कम करना है, तो मैं यहाँ पे जाके सिर्फ थाइस का वर्कआउट करूँगा और मेरी थाइस कम हो जाएंगी, ऐसा नहीं होता। आपको ओवरऑल बॉडी को टोन करना पड़ता है, ओवरऑल बॉडी की ट्रेनिंग करनी पड़ती है और बॉडी अपनी रिजीम में वापस आती है। सो जो लोग स्पॉट रिडक्शन को सोचते हैं या जो लोग इसके बारे में बात करते हैं, वो अपने तौर पे इस मिसकॉन्सेप्ट में है कि ऐसा होता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी ये फैट लॉस वाला कॉन्सेप्ट हमें सोचना ही नहीं चाहिए। नहीं, फैट लॉस तो होता है बॉडी से। फैट लॉस आपका होगा, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप ये कहें कि मेरा सर्टेन इससे फैट लॉस हो जाए, बाकी बॉडी एज इट इज रहे, ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि फैट लॉस और वेट लॉस में डिफरेंस तो हमने कर लिया कि फैट लॉस से बॉडी का सिर्फ फैट कम होता है और वेट लॉस से ओवरऑल बॉडी में जितना वेट कम होगा, वो वेट पानी की सूरत में भी हो सकता है, आपका मसल मास भी ड्रॉप हो सकता है और आपका फैट भी ड्रॉप हो सकता है। सो सारे इसमें कवर होंगे, क्योंकि वेट लॉस इट्स अ वेरी वेग टर्मिनोलॉजी या कॉमन टर्मिनोलॉजी कह लें। बट फैट लॉस मीन्स कि ओनली फैट लेवल आपका बॉडी से ड्रॉप हो रहा है। बट अगली बात जो मैंने कही वो ये की थी कि स्पॉट रिडक्शन, कि लोग अगर इस बात को जाएं कि मैंने सिर्फ मेरा फैट शोल्डर पे ज़्यादा है या हिप पे ज़्यादा है तो मैं सिर्फ वो कम कर लूँ और वापस आ जाऊँ जिम, ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिकली आप कहते हैं ना कि एक ही मसल को ट्रेन करने से वो मसल बेहतर होता है, ऐसा नहीं होता। आपको पूरी बॉडी को ट्रेन करना पड़ता है और आपको पूरी बॉडी को सिमेट्री के साथ लाना पड़ता है ताकि आपकी बॉडी ओवरऑल अच्छी शेप में नज़र आए। अच्छा सर, जैसे आप खुद भी ट्रेनिंग्स करवाते हैं लोगों को और इस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं उनको, तो मुझे ये बताएं कि वेट लॉस की प्रॉपर पैथोलॉजी क्या है? मतलब जब हम वेट लॉस का जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो है वो वाटर लॉस होता है, मसल मास कम होता है या फैट जाता है हमारा? तो मैं उसकी पैथोलॉजी समझना चाहती हूँ कि एक्चुअली इसका जो सारा प्रोसेस है वो क्या है।
अच्छा, इसमें कोई इस तरह की रॉकेट साइंस नहीं होती या इसमें ऐसी चीज़ स्पेसिफिकली नहीं होती कि जब आप वेट लॉस जर्नी की तरफ आएँ। पहली बात तो ये कि अगर एक इंसान का वेट 120 केजी, 100 केजी, 110 केजी, अगर वो बहुत ओबीस तरफ जा रहा है और उसने वेट लॉस करना है, सो सबसे इम्पोर्टेंट उसका ये कि अपने उसने लाइफ़स्टाइल को पहले देखना है कि मैं क्या चीज़ गलत कर रहा हूँ, अपने खाने के साथ और क्या चीज़ नहीं कर रहा जो मुझे करनी चाहिए। सो वो पहले अपना सेल्फ एनालिसिस करेगा। वो सेल्फ एनालिसिस बड़ा सिंपल होता है कि अपना आप डाइट को चेक करें कि आप क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे, ठीक है? वो एक एलिमेंट हो गया। जब आपने वेट लॉस जर्नी शुरू कर दी, अब आपने उस वेट लॉस जर्नी में शुरू में आपने देखो अक्सर लोग ये कहते हैं जी हमारा वेट शुरू में बहुत जल्दी ड्रॉप हुआ। मतलब पहले 6 हफ्ते में आपको लगता है कि प 4-5 केजी आराम से गिर गया। उसके बाद सर्टेन एक रिडक्शन खत्म होना शुरू हो जाती है और आप लगते हैं स्टैग्नेंट सी आ जाती है और वो स्टक हो जाता है वेट। सो जब आप वेट लॉस में जाते हैं, नेसेसरीली इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपका पहले मसल ड्रॉप, कोशिश ये करनी कि आपने मसल ड्रॉप नहीं करना। हम्म। बिकॉज कोई भी ट्रेनिंग जब आप करते हैं उसका अल्टीमेट एम मसल ड्रॉप करना, बिकॉज जितना बॉडी में मसल होगा वो उतना बॉडी के लिए सपोर्टिव है। सो नेवर एम कि आपने इतनी ट्रेनिंग करनी है। लोग अक्सर ये गलती करते हैं इनफैक्ट कि जब वो वेट लॉस जर्नी पे निकलते हैं दे डू एक्सेस कार्डियो। वो समझते हैं बस स्वेटिंग करके कार्डियो कर करके उनका वेट कम होता है, एक्चुअली में अपना मसल लॉस करना चला शुरू कर देते हैं। सो हम्म। बॉडी ने जब आपके ऊपर काम करना शुरू होती है, बॉडी के ऊपर आप जब वेट लॉस जर्नी में जाते हैं, सो वाटर लॉस भी शुरू में इनिशियली ज़्यादा होता है। उसके बाद आपकी बॉडी में से एक्सेसिव फैट निकलना शुरू होता है, लेकिन उसकी सूरत तभी होगी जब अपनी डाइट आप साथ में सही रखेंगे। अगर एक बंदा ये कोशिश करता है जी कि मैं डाइट जो खा रहा हूँ वो ठीक है, मतलब उसके लिहाज से वो ठीक है, पर वो उसने एडिशनली जो काम ऐड किया है वो जिम जाना शुरू हो गया। हम्म। सो अब वो जितना इनपुट ले रहा है उतना आउटपुट कर रहा है, तो उसका रिजल्ट नेट रिजल्ट ज़ीरो हो जाएगा। हम्म। तो वेट लॉस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आपने डाइट लेनी है उसको, जो कैलोरी बर्न आपने करनी है उससे कम होना चाहिए। सो योर इनटेक शुड बी कंट्रोल्ड, मॉनिटर्ड। आपने अपने मैक्रोस को चेक करना है, अपने फूड की पोर्शन साइज को चेक करना है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका फूड इनटेक कैसा है आपकी वेट लॉस जर्नी में। तो जैसे आपने कहा कि आपने अपना मसल लॉस नहीं करना, यस। ठीक है, आप फैट लॉस कर सकते हैं, वाटर लॉस कर सकते हैं। तो जहाँ तक मैंने सुना है कि जब भी आप जिम वगैरह या किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट, तो सबसे पहले आपका वाटर लॉस होता है, ठीक है। फैट सबसे एंड वाला प्रोपोर्शन होता है। जब फैट तक बात जाती है तब तक आप वैसे ही थक चुके होते हैं कि नहीं, शायद मैंने पतला होना ही नहीं है। तो क्या इसमें रियलिटी है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि ये सेगमेंटेशन, इनिशियली आपका वाटर लॉस होना शुरू होता है। वाटर लॉस जैसे ही ड्रॉप होता है, इंसान की जो बॉडी से ब्लोटेड बॉडी नज़र आती है ना, एग्जैक्टली। वो होना कम शुरू हो जाती है। कम हो जाती है। आपके जो फेशियल पे हैं, वो थोड़ा बेहतर होता है और जहाँ-जहाँ आपको टमी पे ब्लोटिंग होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है। बट अगेन मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब आप वेट लॉस जर्नी करते हैं, तो आपने अपना कार्डियोवास्कुलर जो वर्कआउट्स हैं, उनको बहुत इंटेंस नहीं करना। हम्म। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आपने वेट लॉस जर्नी भी करनी है, तो आपको साथ में अच्छी वेट ट्रेनिंग करनी है। लोग करते अक्सर ये हैं कि वो समझते हैं कि मोटापे का हल सिर्फ भागना है, ऐसा नहीं है। हम्म। मोटापे का मकसद ये नहीं है कि आप भागना शुरू कर दें, रनिंग शुरू कर दें। आपने वेट ट्रेनिंग भी करनी है, बिकॉज़ वेट ट्रेनिंग भी ही एक्चुअली वेट लॉस के लिए एक पार्ट ऑफ बड़ा इंटीग्रल पार्ट है। तो आपने कार्डियो वर्कआउट्स भी करने हैं जिसमें आपकी ट्रेडमिल आती है, आपकी रनिंग आती है, आपके एलिप्टिकल्स आते हैं, आपकी रोइंग्स आती हैं, वो आप कर सकते हैं। उसके साथ आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करना है और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में सारी आपकी वेट लिफ्टिंग आती है, जिसमें आप वेट्स को यूज़ करते हुए ट्रेनिंग करते हैं और मसल ग्रुप वाइज़ करते हैं। सो इम्पोर्टेंट बात ये है, दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव अ वेरी गुड पर्सन हू इज़ ट्रेनिंग, जो आपको ट्रेनिंग करवा रहा है, उसके पास ये नॉलेज हो, उसके पास ये साइंस हो जो आपको समझा सके। बिकॉज़ एक लेमैन जा रहा है जिसको जिसको ये लगा कि मैं मोटा हो रहा हूँ और वो जिम जाके साथ दौड़ना शुरू कर दे, वो 2-2 घंटे ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ रहा है। वो फिर सुबह वॉक करते हुए दौड़ रहा है, वो रनिंग करी जा रहा है, करी जा रहा है, करी जा रहा है। वो अल्टीमेटली फटीग में चला जाएगा। उसका हम्म। वज़न कम होगा, वो वेट लॉस करेगा, लेकिन तब करेगा अच्छी तरीके से जब वो डाइट कंट्रोल करेगा, कार्डियो वर्कआउट भी करेगा और साथ में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे भी फोकस करेगा, तब आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे हर बॉडी की अपनी एक टाइप होती है, तो कितनी टाइप्स हैं हमारी बॉडी की, और क्या मेल और फीमेल बॉडी की भी ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन तो होगी ना, कि मतलब अब ज़रूरी नहीं है जो मैं डाइट प्लान करूँ वो आप भी करें, और जिस तरह मैं अपना वेट कम कर रही हूँ उस तरह आपके लिए वो सूटेबल ना हो। तो ये टोटल बॉडी टाइप्स कितनी है, और फिर किस बॉडी टाइप को कौन सी एक्सरसाइज या किस तरह का डाइट फॉलो करना चाहिए? अच्छा, इसमें ह्यूमन एनाटमी तो देखें एक ही होती है, तो एनाटमी में फ़र्क नहीं होता। हाँ, अब बॉडी की शेप में होता है, तो उस शेप की बेस के ऊपर आप किसी का वर्कआउट डिफ़ाइन नहीं करते, ठीक है? हम्म। वर्कआउट और डाइट प्लान डिफ़ाइन होता है आपकी नीड के ऊपर। आप मेरे पास आती हैं, आप कहती हैं जी कि मेरा
2 महीने के बाद शूट आ रहा है, मुझे अपना 5 केजी वेट और मज़ीद कम करना है बिकॉज़ वो शूट की रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ योर रिक्वायरमेंट। मैंने उसके मुताबिक आपका डाइट प्लान डिज़ाइन करना है और वर्कआउट डिज़ाइन करना है। हुँ। समबडी एल्स कमिंग टू मी, वो कह रहा जी कि मैंने 3 महीने के बाद मैंने एक शूट पे जाना है और मुझे उसके लिए अपने एस्थेटिकली फ़िज़ीक बहुत फिट चाहिए। आई नीड दिस मच आर्म्स मेरे हों, मेरे शोल्डर क्लियर हों, मेरी चेस्ट क्लियर हो बिकॉज़ मेरा शूट है इस ब्रांड के साथ और मैंने ये करना है। आप उसकी टोटल डिफरेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट है। सो बॉडी टाइप डिफाइनिंग, हाँ, बॉडी एनाटमी ज़रूर ऐसी होती है चीज़, इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी होता है। अब एक बंदा अगर मेरे पास आता है और वो जिसका बोन डेंसिटी बहुत लो है और जिसको वर्कआउट करने की ज़रूरत है कि अपनी बोन डेंसिटी को इंक्रीज़ करे, अपनी बोन की जिसको हम कहते हैं ना कि कैपेसिटी को इंक्रीज़ करे बिकॉज़ वो बोन्स वेट नहीं उठा पाती, तो उसमें मेरा वर्कआउट करने का स्टाइल बहुत डिफरेंट होगा। सो हर इंसान का, इट्स नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल, जितने भी इंडिविजुअल एग्जिस्ट करते हैं उन सब का वर्कआउट और डाइट प्लान डिफरेंट हो सकता है और होना भी चाहिए। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि जितने भी आपके पास मोटे लोग हैं उनको आप एक ही डाइट प्लान देना शुरू कर दें, ये बिल्कुल हुँ। प्रैक्टिकली। कुछ लोग सर्टेन फूड से एलर्जिक होते हैं, उनको हमें नहीं दे सकते वो चीज़। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं जी हम किसी किस्म का लेंटिल नहीं ले सकते, हमें दालों से बहुत एलर्जी, हम दाल खाते हैं हमें प्रॉब्लम शुरू होती है, स्किन एलर्जी होती है। देयर आर लॉट ऑफ मल्टीपल इश्यूज विद जो लोगों के साथ होते हैं, तो उनको कवर करने के लिए हम उनको ऑल्टरनेटिव देते हैं। सेम गोज़ विद द वर्कआउट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे पास आते हैं जिनको सीवियर बैक पेन का मसला होता है, उनसे हम हेवी लिफ्टिंग नहीं करवा सकते। उनको हमने जितने भी लिफ्टिंग करवानी है वो अंडर सिक्योर एनवायरनमेंट करवानी, ताकि वो बेल्ट पहने, वो किसी ऐसे एंगल से वर्कआउट ना करें कि उनकी जो ऑलरेडी स्पाइन में मसला है वो और ख़राब ना हो जाए। तो ये जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो क्लाइंट आके बताएगा। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप वर्कआउट के लिए जाएँ, सो स्पेसिफिकली अपना मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर डिस्कस करें ट्रेनर के साथ। अगर हुँ। आपको हाइपरटेंशन का मसला है, आपको ब्लड प्रेशर का मसला है, आपको शुगर का मसला है, बिकॉज़ अगर आप शुगर का मसला जा रहे हैं और आपकी शुगर बहुत लो होती है और आपको ट्रेनर इंटेंस वर्कआउट कराया था, तो आप तो 20 मिनट के बाद ज़मीन पे गिर जाएँगे। तो वो ट्रेनर हुँ। आपको बोलेगा कि जब आप आएँ तो आपके पास कम से कम जेब में कुछ खजूरें होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे आपको एनर्जी बहाल हो जाए और आपको शुगर दोबारा मिले। सो समथिंग लाइक दिस, यू डोंट नीड टू हाइड एनीथिंग फ्रॉम ट्रेनर। आपको हर इच्ची-बिच्ची अपनी बतानी पड़ती है कि मेरे साथ ये मसला है, मैं ट्रॉमाटाइज़्ड हूँ या मेरे साथ ये मसला हो चुका है, ये हादसा हो चुका है, उसके बाद मेरे हाथ की मूवमेंट इतनी नहीं थी, इतनी रिस्ट्रिक्टेड थी, मेरा फ्रोज़न शोल्डर था, मेरे इस हाथ का फ्रैक्चर हुआ हुआ है बचपन में, तो इसके लिए मैं इससे ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता। ये सब इश्यूज़ हमें डिस्कस करने पड़ते हैं और अच्छे ट्रेनर की निशानी भी वहीं से पिक हो जाती है कि वो आपसे मेडिकली बहुत सवाल करता है। सो ये हुँ। मैं पहले भी बताया था कि जितना क्वेश्चंस आपसे ट्रेनर करेगा, जितना वो डीप डिग आउट करेगा आपकी हिस्ट्री को, उतना ही वो अच्छा आपको बॉडी को अंडरस्टैंड करेगा। सो ये वो पैरामीटर्स हैं जो बॉडी को अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरी होती है, ना कि बॉडी टाइप को डिफाइन करना ज़रूरी नहीं होता है। बॉडी की हिस्ट्री मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि जो बॉडी आपके सामने ट्रेनिंग के लिए आई है, उसका हिस्ट्री क्या रह चुकी है। जैसे अब लोग जो है ना वो बहुत शॉर्टकट्स की तरफ भी जाते हैं। अगर वज़न एक स्पेसिफिक एज तक कम नहीं हो पा रहा तो लोग बैरिएट्रिक सर्जरीज़ करवा रहे होते हैं और उसके बाद ये लाइपोसक्शन करवा रहे होते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, सर्जिकल प्रोसीजर है वो भी देखें कि जिस सर्जन ने बनाए, जिन्होंने इसको डिवाइस किया बेसिकली सर्टेन बेस के ऊपर किया ना, कोई इसमें ऑफ कोर्स मेडिकल साइंस इन्वॉल्व होती है। गलत कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ उसके आपने इन्स और आउट देखने होते हैं, उसके ड्रॉबैक्स देखने होते हैं, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखने होते हैं। सो सर्जिकल प्रोसीजर पहले भी एग्जिस्ट करते थे, अब ज़्यादा इसलिए कर गए बिकॉज पीपल आर मोर इनटू शॉर्टकट्स, क्योंकि हुँ। लोगों को अच्छा दिखना है, सिंपल इज़ दैट। और वो अच्छा दिखने का क्राइटेरिया जो होता है वो आपके सोशल मीडिया ही होता है बेसिकली। एवरीबॉडी वांट्स टू लुक गुड इन द सोशल मीडिया। वो लाइफ में कैसा है डजंट मैटर, वो मोटा है या पतली है या जैसे भी है, लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर अपनी रील्स में, अपने पोस्ट में अच्छी दिखनी चाहिए, दैट इज़ द क्राइटेरिया। तो जब क्राइटेरिया आपका इतना फेक किस्म का होगा, डेफिनेटली फिर आप उसके लिए जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर हैं आप उसकी तरफ दौड़ेंगे। अगर आप बहुत सोशल पर्सनैलिटी हैं और आप लोग आपको फॉलो करते हैं और बहुत आइकॉनिक किस्म के फिगर हैं आप, तो डेफिनेटली उनके लिए ये प्रोसीजर इतने मुश्किल नहीं होते। बट ऑफ कोर्स जब आप लाइपोसक्शन की तरफ जाते हैं, इवन वेट लॉस सर्जरी भी जब होती है, सो उसके बाद भी डॉक्टर्स और सर्जन आपको रिकमेंड यही करते हैं कि आपने अपनी चीज़ों को जो एहतियात, जो प्रिकॉशन लिस्ट मिलती है ना उसकी बहुत बड़ी सी, वो कभी आप पढ़ेगा तो उसमें लिखा होता है कि आपने डाइट इतने कैलोरी से ऊपर नहीं खानी, ये खाना आप नहीं खा सकते, वर्कआउट आपने लाजमी करना है बिकॉज आपकी स्किन को एक हद तक टाइट कर दिया जाता है, बट उसके बाद उसको मेंटेन करने के लिए आपको फिर जिम का कहा जाता है। सो अल्टीमेटली कोई भी सर्जन होगा वो आपको ये ज़रूर कहेगा कि आपने जिम जाना है। तो जब आपने अल्टीमेटली जिम जाना ही है तो पहले क्यों नहीं जाते फिर आप?
सर्जरी कराने के बाद क्यों जाते हैं? सो मेरा क्वेश्चन लोगों से है, देखें, एक सर्टेन क्लास का बंदा एक सर्जिकल प्रोसीजर अफोर्ड कर सकता है, वो करा लेगा, वो लाखों की सर्जरी आराम से करवाएगा बिकॉज उसके पास शॉर्टकट है, उसके पास वसाइल है। बट एक मिडिल क्लास बंदा जिसके पास जिम की एक्सेस है, सर्जरी के पैसे नहीं है, तो दैट्स फाइन, वो उसकी चॉइस है कि वो जिम जा रहा है। पर अगर आप देखें कि जिम जाने वाला फिर बेहतर रहेगा बिकॉज वो अपने लिए वो चैनल को सिलेक्ट कर रहा है जो कि लॉन्ग लास्टिंग है। इट विल स्टे फॉर एवर, जब तक वो जिंदा है वो जिम जा सकता है। पर सर्जिकल प्रोसीजर वाला बंदा हर साल सर्जरी नहीं करवा सकता, वो एक दफ़ा करवाएगा लाइफ में, अगर दोबारा मसला होगा कितनी बार करवाएगा वो। तो जो वो स्किन टाइटनिंग वाला इशू जो होता है ना, बेसिकली वो उसके लिए भी आपको जिम जाना पड़ता है टू मेंटेन इट। सो जितनी भी हमारे मॉडल्स हैं, हीरोइंस हैं, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे रहते हैं और जो इस तरह के प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, कभी आप उनसे बैठ के उनसे पूछेगा कि उसकी प्रिकॉशंस क्या होती हैं, सो दे विल टेल यू द होल स्टोरी। बिल्कुल ठीक है। तो ज़ैड, आपके पास कभी कोई ऐसे क्लाइंट्स आए हैं जिन्होंने ये सर्जरीज़ करवाई हों और उसके बाद उन्होंने जिम कंटिन्यू किया हो, और आपने कोई ऐसा वर्स्ट केस देखा हो कि नहीं वो तो दोबारा से मोटापे की तरफ आ गया या उसकी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स थे? I've been through one lady and she was like 62 at that time, but उनकी सर्जरी जो हुई थी that was at the age of 52 or 53, 10 साल पहले हुई थी, and I used to train her like 2-3 years ago। तो मेरा ख्याल है वो 270 पाउंड्स की थी, तो मतलब 270 पाउंड से रिड्यूस करके वो 200 पाउंड्स पे आ गई थी। बट जब मुझसे वो ट्रेनिंग करती तब उन्होंने सारी हिस्ट्री मुझे बताई थी। पर इतनी सर्जिकल प्रोसीजर करने के बाद, और उनकी सर्जरी यहाँ हुई भी थी लोकली, वो उन्होंने यूएसए से करवाई थी। सो उसके बावजूद भी वो एट दी 10 साल के बाद उसी जगह खड़ी थी जहाँ वो 10 साल पहले थी। ओह! तो रीज़न बीइंग कि वो सर्जरी के बाद उन्होंने अपने आप को उस तरह से कंट्रोल नहीं किया इन टर्म्स ऑफ डाइट, वर्कआउट्स कुछ नहीं किए। थोड़ा बहुत वो पिलाटेस वगैरह करती थी बट इट डिडंट वर्क द वे इट शुड बी। सो जब मेरे पास वहीं तो बहुत वर्स्ट केस में थी, शी कुडंट इवन वॉक प्रॉपर्ली, उनके नी में इशू था, उनकी स्पाइन में मसला था, उनकी L4 L5 में बल्ज था, उनका फ्रोजन शोल्डर था। सो वो मल्टीपल इश्यूज़ का शिकार थी। तो बात करने की सिर्फ ये थी कि मैंने उनसे सवाल किया कि आपने उस दौर में उन्होंने करवा ली बिकॉज शी वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ दैट एक्स्ट्रा फैट, एक शॉर्टकट था। उस शॉर्टकट के बाद 10 साल बाद फिर उनको वही प्रोसीजर दोबारा कराना पड़ा, लेकिन डॉक्टर ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया बिकॉज़ ना उनकी वो एज रही थी। अब उन्होंने कहा था कि अगर हम अब आपकी फैट लॉस सर्जरी करते हैं तो वो थोड़ी क्रिटिकल हो जाएगी। बिकॉज़ इंसान अपना बाय द एज मसल लूज़ कर रहा होता है। तो स्किन जब लूज़ होती है तो उसमें फिर प्रोसीजर और डिफ़िकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सो बाकी इसके अलावा अगर मेरे पास, टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछें एज़ अ ट्रेनर, तो मेरे पास अगर ऐसे लोग आते हैं जो कि सर्जिकल प्रोसीजर करवा कर आते हैं और फिर मुझसे ट्रेनिंग करते हैं, तो मैं इनको थोड़ा-सा रिफ्यूज़ करता हूँ इन अ सेंस बिकॉज़ दे एक्सपेक्ट द सेम रिज़ल्ट फ्रॉम अ मशीन। वो समझते हैं कि अगर हम ट्रेनर के पास हैं तो ट्रेनर भी शायद हमें 3-4 दिन में काट-पीट के ना छोटा-पतला कर देगा, पर ऐसा होता नहीं है। नहीं, सर्जरी के बाद भी 3-4 दिन तो नहीं लगते, नहीं, एग्ज़ैक्टली, मंथ्स लगते हैं क्योंकि वो तो ऑब्वियसली। एक सर्जिकल प्रोसीजर है ना, लेकिन आप ये है कि आफ्टर 2 वीक्स एक रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाता है, 4-5 केजीस लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। मैं सब लोगों को ये कहता हूँ कि ठीक है, एक सर्टेन, अगर आप कोई एक्स्ट्रा ओबेसिटी की तरफ चले गए हैं जहाँ पे आपका बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, जहाँ पे हमारे पास बहुत से ऐसे हिस्ट्री में लोग हैं जिन्होंने अपना प्रोसीजर करवाया बिकॉज वो बहुत ओवरवेट हो गए थे और वो कैमरे में बहुत बुरे लगते थे, तो उन्होंने, डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि इसके अलावा आपको हल नहीं है उनके पास, तो उन्हें एक साइज़ कम करा के स्क्रीन पे आना पड़ा। उसके बाद वो फिर आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सके फॉर लाइक प्रोफेशनल जर्नी एंड द फिटनेस जर्नी एज वेल। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि अभी से अपने बच्चों में, टीन एज बच्चों में ये चीज़ डालें कि वो जिम का रुख करें, तो ये चीज़ मेरा ख्याल है आगे जाके बहुत कम होना शुरू हो जाएगी। और जैसे ज़ैर, हमारा आजकल का लाइफस्टाइल है, हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ चले गए हैं, जंक फूड की तरफ चले गए हैं। हम अपने बच्चों को बहुत मतलब शौक़ी समझ के बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ और ये सब कुछ भी खिलाते हैं, और हर वीक 2 दफ़ा बाहर भी लेके जाते हैं जो उनका दिल करता है, और फिर खुद बैठ के कहते हैं और खाओ, नहीं अभी तो पेट नहीं भरा होगा और खाओ। तो ये जो और खाने वाला कॉन्सेप्ट है और सारा इस तरह का फूड खिला रहे हैं, तो व्हाट डू यू से, अब जब ये टीनेज में जाएंगे या जब ये मैच्योर होंगे तो ऑब्वियसली ये हेल्दी होंगे, मोटे होंगे, और उस टाइम पे हम ना इनकी डाइट कंट्रोल कर सकेंगे और ना इनको वर्कआउट की आदत डाल सकेंगे, क्योंकि उनकी आदतें तो पहले हमने खुद ख़राब कर दी। नहीं, एग्जैक्टली, देखें, पेरेंटिंग का बड़ा रोल होता है। अगर आप अपने बच्चे की नरिशमेंट कैसे कर रहे हैं, उसको क्या खिला रहे हैं, उसको खाने में कौन कौन सी ऑप्शन दे रहे हैं, ये सब चीज़ें पेरेंटिंग लेवल पे कंट्रोल होनी चाहिए। अगर माँ बाप इस चीज़ से जान छुड़ाते हैं कि हमें खाना नहीं बनाना पड़ेगा, बच्चों को बाहर से मंगवा दो, फूड पांडा से ऑर्डर कर दो, XYZ से ऑर्डर कर दो, ले जाओ इनको वहाँ पे, या घर बुला के, अब तो बच्चे खुद ऑर्डर कर लेते हैं गैजेट से, तो पॉइंट ये है कि ये तो कंट्रोल हमने अपने चेक एंड बैलेंस अपने एंड से करना है। एंड वी शुड टीच आवर किड्स के क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है।
अगर बीइंग ए ट्रेनर मैं अपने बच्चों से बात करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि भाई ये चीज़ खानी चाहिए, ठीक है, आपने पिज़्ज़ा खाना है, आप वंस ट्वाइस अ मंथ खा लो, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं है। पिज़्ज़ा खाना घर में बनाओ। देखें, चीज़ों में बुराई नहीं है, चीज़ों के बनाने में बुराई है। चीज़ों के बनाने में मैन्युफैक्चरिंग फ़ॉल्ट है बेसिकली। जो हम बाहर से पिज़्ज़ा ले रहे हैं, उस पिज़्ज़ा में बेसिकली इंग्रीडिएंट्स कैसे डले हुए हैं, क्वालिटी कैसी है, ये आपको आइडिया नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं है, बिकॉज़ हमने इनको देखा नहीं। हम तो उसकी रिफाइंड फॉर्म देखते हैं कुक होके जो हमारे सामने आती है। सो यही मसला बाकी चीज़ों में भी आता है। आप बर्गर्स को देख लें, अब उसमें चिकन कैसा डला हुआ है, वो चिकन प्रोसेस्ड है कि वो कौन-सा है, मतलब उसमें जितने भी मसाले ऐड हुए हुए हैं, जितने भी इसमें सॉसेजेज़ ऐड हुई हुई हैं, वो कैसी हैं। सो ये सब चीज़ें एक्चुअली क्वालिटी वाइज़ जब डाउन होती हैं, तो फिर वो चीज़ ख़राब होती है। सो बच्चों को आप ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि जी आपने चीज़ें खानी नहीं है, लेकिन आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जंक फूड अवॉइड करें। ऑफ कोर्स देखें, जंक फूड में क्यों मना किया जाता है कि बिकॉज़ उसमें एक तो प्रोसेसिंग होती है, उसमें ऑयल होता है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्ब्स होते हैं। जितना कार्ब्स की लोडिंग आप करेंगे, उतना ही बच्चा आपका जो है वो अच्छी चीज़ों से भागना शुरू कर देगा। हम्म। तो वो कभी भी वेजिटेबल की तरफ नहीं आएगा, कभी वो अच्छी घर की रोटी नहीं खाएगा, कभी वो घर का सालन खाना पसंद नहीं करेगा, कभी वो ऐसी चीज़ नहीं खाएगा जिसको हम रिकमेंड करते हैं, वो अंडे नहीं खाते। आजकल के बच्चों का सबसे बड़ा मसला है अंडे ना खाना। मतलब वो सुबह उठ के कहते हैं अंडे खाना, तो शायद पुराने वक्तों की बात है, अंडा तो बहुत पुरानी चीज़ है, दादी खाती थी, हम क्यों खाएँ अंडा? सो दे प्रेफर टू हैव समथिंग एल्स। अब हम समझते हैं एज़ अ ट्रेनर और एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट कि अंडा कितना ज़रूरी है। सबसे रेडिली अवेलेबल प्रोटीन सोर्स हमारे पास है वो अंडा है। मतलब अगर आप उसको पैसों के हिसाब से भी देखें और अवेलेबिलिटी के हिसाब से देखें, तो सबसे इस वक़्त ईज़िली अवेलेबल जो सोर्स है वो अंडा है। ठीक है, एक अंडे में अगर आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलती है तो आप 6 अंडे खा लें। बट बात ये है कि क्योंकि आपके लिए 250 ग्राम, 300 ग्राम फ़िश खाना या चिकन खाना शायद मुश्किल हो जाए और नॉर्मल इंसान शायद इतना इंटेक ना कर सके। लेकिन वो 6 अंडे खा सकता है विदाउट योक, तो उसकी प्रोटीन काफ़ी हद तक पूरी होती है। सो ये चीज़ें थोड़ी सी समझाने की होती हैं, थोड़ी सी काउंसलिंग की होती हैं, बच्चों को बताना पड़ता है बेसिकली कि कौन सी डाइट उनके लिए बेहतर है, कौन सी डाइट बेहतर नहीं है। बच्चा तो बच्चा है, उसने तो ज़िद करनी है, लेकिन ये काम पेरेंट्स का होता है कि वो कितनी कंट्रोल और चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं उसकी लाइफ में। बिल्कुल ठीक है। उधर एक ये ओज़म्पिक का बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया है कि ओज़म्पिक खा लें सडन वेट लॉस। इवन वो हमारी एक्ट्रेस हैं शगुफ्ता एजाज, जी, जी। उन्होंने भी बहुत एक हैवी किस्म का अपना जो है ना वेट कम किया है और ओज़म्पिक ओज़म्पिक हुआ हुआ है। तो ये कैसा है? ये भी नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, नुकसानदेह अगेन उस तरह से नहीं है। हर चीज़ के कुछ आफ्टर इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़े से कॉम्प्लेक्सिटी लेकर आते हैं। आपने मिस शगुफ्ता की बात की और बहुत से हिस्ट्री में लोग हैं ऐसे, मतलब आपने देखा होगा अभी बिलावल ज़रदारी ने वेट लॉस जर्नी की है। उसने तो सर्जरी ठीक है, करवाया है। फिर बहुत से हमारे नेबर कंट्री के लोगों ने भी की है। हमारे अपनी कंट्री में काफ़ी लोगों ने वेट लॉस जर्नी की है, बट पॉइंट कहने का ये है कि वो शॉर्टकट की तरफ आ गए बिकॉज़ वो लाइमलाइट में लोग रहते हैं। उनके पास हवा कैमरा होता है, कैमरा उनको कभी फ़ोकस कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, वो कभी कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, कभी मीडिया में आ रहे हैं, कभी किस कहीं आ रहे हैं। वो लोगों को शायद यही बताएँगे जी कि जिम जाना शुरू करें और जिम करें और अपनी डाइट कंट्रोल करें, बट हम भी जान एक ट्रेनर से बेहतर कौन जानता है कि जिम जाना कितना ज़रूरी है और कितनी देर में जिम के रिज़ल्ट सामने आते हैं और कितने सालों में सामने आते हैं और डाइट कितनी होनी चाहिए तो क्या रिज़ल्ट सामने आते हैं। ओलंपिक के बड़े कंट्रोल्ड किस्म के जो पैरामीटर्स हैं, अगर आप उनको लेके चलें तो ओलंपिक उस तरह से शायद बुरे नहीं है, लेकिन लोग कर रहे हैं बिकॉज़ बेसिकली तो वो शुगर की मेडिसिन है एक तो, ठीक है? लेकिन बात ये है कि वो आपकी फूड क्रेविंग को रोकती है, सिंपल सी बात है। आपका इंसुलिन लेवल डाउन होता है, आपको फूड क्रेविंग खत्म होती है और आपकी, लेकिन जब आप उसमें एक सर्टेन एक कोर्स करने के बाद जब आपके उसके नेट रिज़ल्ट सामने आते हैं, फिर आपकी बॉडी में जो डिज़ीनेस शुरू होती है, जब आपकी बॉडी में एक शुरू होते हैं, जब आपको उसमें क्रैम्पिंग शुरू होती है, वो आपको एक्चुअली नुकसानदेह होती है। सो वो लोग जिन्होंने सब ये कराए हैं ओलंपिक, वो इस चीज़ को फेस कर रहे होंगे, लेकिन वो अपने वेट लॉस को बहुत एन्जॉय कर रहे हैं बिकॉज़ उनका अगर इस साइज़ से इस साइज़ पे आ गए तो उनको तो चाहिए ना को उनकी पिक्चर अच्छी आती है। पर वो कितने दर्द में हैं, क्या तकलीफ़ से गुज़रते हैं, वो जानते हैं, वो चीज़ लेकिन कैमरे में डोंट नहीं यू आती। थिंक कि जो ये हम सर्जरीज करवाते हैं और जो ये इस तरह की मेडिकेशन के थ्रू हम अपना वेट कम करते हैं, इससे हमारी बॉडी में वो स्टिफनेस नहीं आती? मुझे तो ऐसा लगता है कि एकदम से आपका फेस भी और आपकी बॉडी बुढ़ापा वाला जो साइन है ना वो शो करना स्टार्ट कर देती है। तो ये मैंने तो देखा है अपने इर्द गिर्द, जिन लोगों ने भी सर्जरीज करवाई हैं या जो लोग भी ऐसे शॉर्टकट्स की तरफ गए हैं, उनके फेस की स्किन भी ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा लटक रही है और उनकी बॉडी भी इस तरह लगता है कि बस अब बुढ़ापा आ गया। देखिए, अननेचुरल प्रोसीजर जो भी होगा ना, उसमें कोई ना कोई आपको अपैरेंटली चीज़ नज़र आ जाएगी कि ये सही नहीं हुआ। हुँ। आप बहुत से लोगों को देखते हैं जो कहते हैं जी कि हम जो है ना वाटर वाटर डाइट के ऊपर रहते हैं, हम वाटर एग्ज़ैक्टली। डाइट करते हैं।
तो आप देखेंगे उनके चेहरे के ऊपर से रौनक ख़त्म हो जाती है, बिकॉज़ वो सारा दिन कुछ नहीं खाते। आपकी बॉडी को देखिए, मेडिकल साइंस ये कहती है कि आपकी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। आपको कार्ब्स भी चाहिए, आपको मिनरल्स भी चाहिए, आपको विटामिन भी चाहिए, आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको गुड फैट भी चाहिए। बॉडी की डिमांड सारी हैं, लेकिन उसको किस पोर्शन में देना है वो एक्चुअली डिफाइन किया कि अगर मसल अच्छा बनाना है तो प्रोटीन इनटेक ज़्यादा लेना है, कार्ब्स लिमिटेड लेने हैं, ठीक है ना? 6 बजे के बाद शाम को अपने कार्ब्स का इनटेक बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। अगर कार्ब्स कंज़्यूम करना है तो मॉर्निंग में या लंच टाइम में कंज़्यूम करना है। कौन-सा गुड कार्ब्स है वो लेना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आपने यूज़ करने हैं। ये सब चीज़ें डिफाइन की जाती हैं, बॉडी को नीड है, लेकिन अगर बॉडी की नीड को आप खींच लेंगे और खाली उसमें आप वो चीज़ डालेंगे जो कि सफिशिएंट नहीं है। अगर पानी ही पूरी बॉडी के लिए सही होता तो फिर पूरी दुनिया पानी पे रहती ना। फिर अब तक इतनी चीज़ें क्यों ईजाद होती हैं, कितने खाने क्यों आते, इतनी सब्जियाँ क्यों होती। सो एक निज़ाम है, इसको आप प्रोसेस को फॉलो करें। शॉर्टकट्स लोग हर जगह ढूंढते हैं, बात ये है कि एक मैकेनिज्म बना हुआ है, एक प्रोसेस बना है, उसको फॉलो करें। अल्टीमेटली जो बंदा भी इस तरह के शॉर्टकट्स में जाएगा, वो एंड रिजल्ट पे पहुंचने के लिए जब उसको वो भले 20 साल उस चीज़ को एंजॉय करे, 10 साल एंजॉय करे, 20 साल एंजॉय करे, एंड ऑफ द स्टोरी उसकी यही होगी कि ही और शी नीड्स टू गो टू जिम। सो ये बात जितनी लोगों को जल्दी समझ आ जाए, जितनी जल्दी एज में समझ आ जाए, उतनी ही बेहतर होती है। क्योंकि बात वही है, देखें, अगर हम अपनी बात करें, हर बंदा यहाँ बैठ के सोचता यही है कि यार मैं रातों रात अमीर हो जाऊँ। अब ये शायद मेरा ख्याल है 99% लोगों का ख्वाब यही होगा कि यार मैं जॉब भी ना करूँ, बिज़नेस ना करूँ, बस पैसे आ जाएँ। मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए, आपको एफ़र्ट करनी पड़ती है, वो एफ़र्ट किस तरफ जा रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक तरफ डायरेक्शन पे मेहनत करी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से रिज़ल्ट ना आए, तो आप कहते हैं अच्छा यार ये तो रास्ता सही नहीं है। सो ओज़ेम्पिक का या वेट लॉस सर्जरी का या जितने भी इस तरह के XYZ प्रोसीजरल थिंग है, इन सब का भी अल्टीमेटली यही चीज़ है। सो जिस चीज़ को समझ आती है कि जिम जाना एट यंग एज, अपने आप को हेल्दी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, अपनी डाइट को कंट्रोल करना। क्योंकि आपको मज़े की बात ये बताता हूँ कि लोग ये सब क्यों करते हैं। जो लोग डिसिप्लिन नहीं हो सकते ना, वही सब ये काम करते हैं। जिनको पता है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, मैं जिम नहीं जा सकता, मैं डाइट क्यों कंट्रोल करूँ, मैंने तो ये भी खाना है, मैंने ये भी खाना है, मुझे क्रेविंग इसकी हो रही है। वो लोग सब खा के इस तरह के प्रोसीजर की तरफ जाते हैं कि यार हमने खाना भी सब है, लेकिन हम ये करा लेंगे, खैर है, हमारे पास पैसे हैं, एक्स्ट्रा हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बंदा डिसिप्लिन है ना, वो कहेगा नहीं, मैंने ये काम करना है, मैं करूँगा। और आपने डिसिप्लिन लोगों की भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी होगी, जिन्होंने बिल्कुल वाक़ई ऐसे। ही जिम करके, डाइट कंट्रोल करके वेट लॉस किया है। भले उनको 6 साल लगे हों, लेकिन वो एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पूरी होती है। सो एक नॉर्मल बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए कम से कम 6 से 8 महीने का टाइम होता है। अगर आपने उसके अंदर एक सिग्निफिकेंट चेंज देखना है, लाइक से एक बंदा 80 केजी पे था और उसने गोल किया कि मैंने 65 पे आना है, तो इट रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट 6 टू 8 मंथ्स। अगर वो डिसिप्लिन हैबिट को फॉलो करता है, सुबह उठ के वर्कआउट करता है, डाइट कंट्रोल लेता है, एक्स्ट्रा वॉक करता है, लिमिटेड कैलोरीज लेता है, मैक्रो कंट्रोल किए हुए उसने, आपको पता है मैंने कितना डेली खाना है, स्लीप अच्छी ले रहा है। इसमें बहुत सा एक एलिमेंट जो हम मिस करते हैं, वो हमारे यहाँ स्लीप होता है। इवन मैंने आज या कल में एक रिसर्च पढ़ा था कि अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं और वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपकी स्लीप सही नहीं है, तब भी आपकी बॉडी रिजल्ट नहीं देगी आपको। वो रिजल्ट नहीं मिलेंगे जो आपको एक्सपेक्टेड है, जिसका आप स्पेकुलेट कर रहे हैं कि यार ये रिजल्ट होना चाहिए। तो स्लीप अगेन प्लेज अ वेरी मेजर रोल, क्योंकि एक्चुअली में आपका मसल ग्रो जब करता है वो स्लीप आवर्स में करता है। हम जो जिम में काम करते हैं वो सारी तोड़फोड़ होती है, बॉडी में सारी तोड़फोड़ होती है। जो मसल की रिकवरी होती है ना, उसमें एक्चुअली आपका मसल डेवलप हो रहा होता है। मसल डेवलप से बात ये करूँ कि जितने भी लोग जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वो जब कोशिश ये करते हैं कि हमारा मसल ग्रो करे, तो वो एक्चुअली आपका मसल स्लीप से करता है। जब आप अच्छी नींद आप लेते हैं, जब आप सोते हैं, आपका मसल रिकवरी में जाता है, वो एक्चुअली आपकी ग्रोथ हो रही होती है। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। बिल्कुल सर। एक मेरी सराउंडिंग में एक इंसान काफ़ी हेल्दी था और उसने ओज़म्पिक लेना स्टार्ट किया, और पहले पहले तो उससे रिजल्ट्स अच्छे आ गए, लेकिन एक टाइम के बाद उसे ऐसा फील हुआ कि उसकी आंखें ना ब्लर शो कर रही हैं, मतलब उसे प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा, बहुत ब्लरी सी हो रही हैं। और थोड़ी टाइम के बाद जब उसने उस चीज़ को इतना मतलब नॉर्मल लिया, उसने कहा शायद आई साइड वीक हो रही है, डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर ने ग्लासेस लगा दी, और थोड़े टाइम के बाद उसकी एक आंख की जो है ना वो बिनाई चली गई। ठीक है। और वो जब बिनाई गई, उसके बाद जब डॉक्टर पे दिखाया, सारी मेडिकल हिस्ट्री ली, तो पता चला कि जो उसने एडिशन की थी अपने लाइफस्टाइल में वो एक ओज़म्पिक था। पतले होने के चक्कर में उसने अपनी एक आंख गंवा दी। तो मैं इस वजह से इस चीज़ को मेंशन कर रही हूँ कि हम लोगों को खुद से ही ओज़म्पिक सुन के सोशल मीडिया पे देख के वो लेना नहीं स्टार्ट कर देना चाहिए। पता बिल्कुल नहीं है। हमारी
बॉडी में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, वो कहाँ पे जाके और इफ़ेक्ट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी भी चीज़ें हम जस्ट फॉर ब्यूटी ऐड करते हैं ना, वो कहीं न कहीं हमारी और ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती नहीं, हैं। बिल्कुल इसमें ऑर्गन आपके इफेक्ट होते हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि बॉलीवुड में एक्ट्रेस की एक डेथ हुई थी एंड शी एग्ज़ैक्टली, हैज़ टेकन द डोज़। बिल्कुल। अब उसने अगर एम्प्टी स्टमक डोज़ ली थी तो डेफिनिटली उसका शिवाली हाँ नाम? जी, शिवाली नाम था उनका। जब उनकी डेथ होगी तो इसी बात से हुई है। अब वो शी वाज़ ऑन ओज़ेम्पिक डाइट, वो हुँ, ओज़ेम्पिक डोज़ के ऊपर थी। सो शी हैज़ टेकन द डोज़ एट द वेरी रॉन्ग टाइम विद एम्प्टी स्टमक, तो दैट्स व्हाई उसका रिवर्स इफेक्ट हुआ, और रिवर्स इफेक्ट से ये हुआ कि उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। हुँ, सो ये चीज़ें लोग सिर्फ इसलिए देखते हैं कि किसी सेलिब्रिटी को, अब देखें आपने ओज़ेम्पिक की कभी एंडोर्समेंट देखी है? कोई सेलिब्रिटी आके ओज़ेम्पिक को एंडोर्स कर रहा हो? कभी नहीं हुँ, कर रहा होगा। बिकॉज़ इट्स नॉट समथिंग रिलेवेंट टू फिटनेस। हुँ, जो भी इसको यूज़ कर रहा है वो बिहाइंड द सीन यूज़ कर रहा है, करता यूज़ है, बताता नहीं है, जो भी है। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ यूज़ कर रही हैं, लेकिन जिन सेलिब्रिटीज़ के साथ अच्छे डॉक्टर्स या फिज़िशियन एंगेज हैं, वो डेफ़िनिटली उनको कभी रिकमेंड नहीं करते। हुँ, बट बात वही आती है कि आप अगर कोई चीज़ जल्दबाज़ी में करते हैं, जस्ट टू शो पीपल कि मैं कितना अच्छा दिख सकता हूँ कैमरे के ऊपर या अपने सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो एक, देखिए ना, इंस्पिरेशन तो लोग आपको देख के ले रहे हैं। अगर आपने ओज़ेम्पिक यूज़ करके टीवी पे लगा दिया कि जी मैं तो अपने वेट लॉस से हूँ, ये हुआ हूँ, और बाद में पता लगा जी ओज़ेम्पिक है, लेकिन आपको फ़ॉलो करने वाला तो फिर ओज़ेम्पिक यूज़ करेगा विदाउट सीइंग द फैक्ट कि उसने वो तो यही कहते हैं लोग, जी उसने भी तो यूज़ की है, उसने भी तो यूज़ की है। अब आजकल लोग ये कहना शुरू हो गए कि जी फलाना एक्ट्रेस भी यूज़ करता है, अब उस एक्टर ने भी यूज़ की है, वो उसने भी यूज़ की है, वो ये करता है। तो ये सब चीज़ें लोग हमारे यहाँ, जो लैक ऑफ एजुकेशन है ना, वो बहुत प्रीडोमिनेंट किस्म की चीज़ है। हम किसी को भेड़-चाल में कुछ भी करना शुरू कर देते हैं। सो हुँ, मैं अगेन ब ब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जब आप कोई चीज़ फ़ॉलो करते हैं स्पेशली रेलेवेंट टू योर फिटनेस, उसका प्रूफ़ किए बगैर, मेडिकल चेक किए बगैर कभी ना करें। अगर आपने फ़िज़िशियन से चेक करें, कोई डॉक्टर किसी हॉस्पिटल में बैठ के ओज़ेम्पिक को एज़ ए वेट लॉस मेडिसिन रिकमेंड नहीं कर रहा। हुँ, वो शुगर की दवाई है, वो शुगर की दवाई ही रहेगी। बिकॉज़ वो जिस पर्पज़ के लिए बनी है, जो उसपे R&D हुई है, वो उसके लिए हुई है। बट उसने अपना एक और इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया, दैट इज़ समथिंग एल्स। तो अगर वो इतनी अच्छी चीज़ होती, तो आपको हर डॉक्टर हर क्लिनिक पे उसको रिकमेंड करता नज़र आता कि जी वेट लॉस है, छोड़े पड़ा, जिम क्यों जाना है? आप ये कोर्स पूरा करें, 2-3 लाख रुपए लगाएँ अपने ऊपर और आप पतले हो जाएँगे। बट ऐसा नहीं है। सो इट मीन्स कि जो लोग भी उसको फ़ॉलो कर रहे हैं या उसके पैटर्न में आ गए हैं, वो अवॉइड करें और कोशिश करें कि उससे बेहतर चीज़ है कि अपना वेट लॉस या फैट लॉस जर्नी की तरफ आएँ और अपने आप को जिम की तरफ राग़िब करें, किसी स्पोर्ट्स की तरफ एंगेज करें। बिकॉज़ एट एनी एज यू कैन डू दैट। हुँ, बट पीपल स्टिल थिंक कि जी अगर हमारा एज लाइन इस वक़्त 50 प्लस हो गया, अब तो हमने क्या पतले होना, हम तो पॉसिबल नहीं। ऐसा नहीं होता। आप हर एज में जाके अपने ट्रांसफ़ॉर्मेशन को कर सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड एंगेज होना चाहिए। अगर आपका माइंड एंगेज नहीं है, तो डेफ़िनिटली आप 30 में भी नहीं कर सकते फिर। सो हम जो अपनी टर्मिनोलॉजी बहुत यूज़ करते हैं ना कि जो वो फिटनेस होती है, बेसिकली वो माइंड, बॉडी एंड सोल का कॉम्बिनेशन होता है। वो वाक़ई में ही होता है। आपने बहुत सी दफ़ा महसूस किया होगा, अगर आप खुद जिम जाती हैं या आप वर्कआउट करती हैं, तो जिस दिन आपका दिमाग आपके साथ नहीं होता और दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, तो आपको नहीं फ़ील कर भी नहीं पाते। होता कि मैंने कौन-सा वर्कआउट किया है। बिल्कुल मैं ऐसे। क्या कर रही हूँ? मैं कितने रेपिटेशंस कर रही हूँ? मैं कितना वेट पुल कर रही हूँ? बट जिस दिन आपका दिमाग और बॉडी इकट्ठे सिंक किए होते हैं, तब उस चीज़ें दिन चीज़ें स्मूथ डिफरेंट होती होती हैं। उस दिन आप हैं। कहती हैं आज मैंने बहुत अच्छा वर्कआउट किया, बिकॉज़ वो आपको फ़ील आ रही होती है कि मैं अगर आज 30 केजी लिफ्ट करी तो 30 वाली फ़ीलिंग आ रही होती है। अगर आप उस दिन 50 करेंगी तो 50 वाली फ़ीलिंग आएगी। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। सो माइंड का साइकोलॉजिकल पार्ट बहुत ज़्यादा होता है आपकी फ़िटनेस के अंदर। अगर आप बिल्कुल। साइकोलॉजिकली अपने आप को किसी और ज़ोन में रखते हैं और फ़िटनेस की तरफ जाते हैं, तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। माइंडसेट तो ओवरऑल आपकी हर एक्टिविटी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ैक्टली, आपका माइंड कहीं और है, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर बिल्कुल सकते। ऐसे ही इट्स है। नॉट ओनली अबाउट फिटनेस, आप लाइफ में भी कुछ नहीं कर सकते। अगर दिमाग फोकस्ड है, आप जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे आप फोकस्ड हैं, तभी वो आपका काम कामयाब हो सकता है, बिल्कुल ऐसे। अदरवाइज़ वो नहीं हो सकता। और जिम आपको बहुत हेल्प करता है फोकस अटेन करने के लिए। हाँ, अक्सर लोग एग्ज़ैक्टली, वर्कआउट करते हैं अपने फोकस को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल। लोग स्ट्रेस में जाते हैं वर्कआउट करने ताकि उनका स्ट्रेस लेवल डाउन, और ये होता है। हम लोगों को कहते हैं कि भाई अपने ऑफिस में जिम बनाएं छोटा-मोटा। जब आपको स्ट्रेस फ़ील हो, ऐसी आपको एंग्ज़ायटी फ़ील हो, डिप्रेशन फ़ील हो कि मैं पैनिक अटैक आपको शुरू हो जाए, आप फ़ौरन ब्रीथिंग शुरू करें, लॉ डीप ब्रीथिंग शुरू करें और किसी जिम में चले जाएँ और जिम जाके हल्का-फुल्का वर्कआउट शुरू कर दें, वेट ट्रेनिंग शुरू कर दें। वेट ट्रेनिंग इज़ द बेस्ट रेमेडी टू गेट रिड ऑफ अ डिप्रेशन।
आपको अगर बहुत डिप्रेशन हो रहा है, आप एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं, कुछ चीज़ आपको बहुत ट्रिगर कर रही है बार बार, कोई ऐसा ट्रॉमा आपके जहन में चल रहा है, कोई इंसिडेंट आपके अभी बिल्कुल बैक ऑफ द माइंड चल रहा है, आप जिम जाएं, रिलैक्स होके वेट ट्रेनिंग करें। आई रिकमेंड अगेन वेट ट्रेनिंग, दैट रियली हेल्प्स। अच्छा उज़ैर, हम वज़न कम करने के लिए ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि माइंडसेट का तो आपका बड़ा काम है, लेकिन इसी के साथ साथ हम बहुत डिफरेंट किस्म की डाइट्स भी फॉलो कर रहे होते हैं। कोई कीटो डाइट कर रहा होता है, कोई फास्टिंग की तरफ चला जाता है, कोई सिर्फ वाटर बेस्ड डाइट पे चला जाता है, कोई बनाना इनटेक करता है ओनली, और एग डाइट की तरफ लोग चले जाते हैं कि मैं तो सुबह में भी अंडे खाती हूँ, शाम में भी अंडे खाती हूँ, रात में भी अंडे खाती हूँ, चलो जी मेरा तो वेट इतना कम होगा। और मुझे ऐसा लगता है, बल्कि मुझे लगता है रियलिटी भी यही है कि जिस तरह मैंने वेट लूज़ किया उस तरह आप नहीं कर सकते, और इसलिए हमें मुंह खोल के सबको बता भी नहीं देना चाहिए कि मैं ये कर रही हूँ, तुम भी ये कर लो, तुम्हें भी फ़र्क पड़ जाएगा। अभी हो एग्जैक्टली। सकता है तुम्हें वैसे ना फ़र्क पड़े। अब मैं स्ट्रेस में पतली हो गई, ठीक है, अब लोगों को लगता है मैंने कोई बहुत अच्छी किस्म की डाइट की है। अब वो कौन सी डाइट की है? मैंने कोई डाइट नहीं की, मैं सब कुछ खा रही हूँ, मेरा जो दिल करता है। हाँ, पोर्शन मेरा ज़रूर कम हो गया क्योंकि स्ट्रेस चल रहा है, ठीक है। बैक ऑफ माइंड अगर स्ट्रेस है तो मुझसे खाना नहीं खाया जाता, मेरा प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर उसमें मैंने वेट लूज़ किया तो मैं कोई भी डाइट बता दूँ आपको, आपको वो फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं किसी और फेज़ में हूँ। बिल्कुल ऐसी। तो ये हम जो फ़ौरन से किसी दूसरे को बता देते हैं कि भाई तुम भी ये डाइट कर लो, तुम्हें फ़र्क पड़ेगा, तो क्या ये वाक़ई इफ़ेक्टिव होता है? इससे फ़र्क पड़ता है? नहीं, देखिए मैंने पहले बताया सब डाइट प्लान बेसिकली जो होता है ना, वो आप हर इंसान का डिफरेंट होता है हुँ, और वो उसके गोल्स पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो लोग अक्सर ये सोचते हैं, पहली बात तो ये देखते हैं कि आपकी, मैंने भी जिस तरह बताया कि आपकी बॉडी को तमाम इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, मल्टी विटामिन्स भी चाहिए, कार्ब्स भी चाहिए, गुड फैट भी चाहिए, मिनरल्स के सोर्सेज भी चाहिए, आपको प्रोटीन भी चाहिए। सो ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक सर्टन चीज़ का इस्तेमाल करते हैं और कहें जी मैं उससे नीचे जा रहा हूँ। मतलब वाटर डाइट हो गया, एग डाइट हो गया, फिर वेजिटेबल डाइट होता है, फिर उसके बाद प्रोटीन बेस्ड डाइट होती है, फिर लो कार्ब्स डाइट होती है, लो कार्ब्स लो फैट एंड हाई प्रोटीन डाइट होती है बेसिकली। सो बॉडी को रिक्वायरमेंट सब चीज़ों की है, लेकिन उसके पोर्शन को कंट्रोल करना पहली इंपॉर्टेंट बात तो ये। आप ये देखें कि जो आप कैलोरी इंटेक ले रहे हैं उसमें आपका जो पोर्शन साइज़ है उसमें ज़्यादा चीज़ें क्या आप ले रहे हैं, हुँ, अच्छा सोर्सेज क्या ले रहे हैं। आप प्रोटीन इंटेक की तरफ भागते हैं तो आपको प्रोटीन चाहिए, तो आप प्रोटीन खाने के लिए, अगर मैं आपको मुझे आपने प्रोटीन डेली की 150 ग्राम प्रोटीन पूरी करनी है, अब आप 150 ग्राम प्रोटीन पूरी करने के लिए तो अगर आप अंडों की तरफ जाएं तो मेरा ख्याल है आपको कोई तकरीबन 3 से 4 दर्जन अंडे शायद खाने पड़े। वो प्रैक्टिकली हुँ, पॉसिबल नहीं है आपके लिए, मतलब आप एज ए ह्यूमन नहीं खा सकती। फिर आपको कहता जी कि कम से कम 250 से 300 ग्राम का जो ब्रेस्ट या थाइस का पीस है चिकन का वो खाएं। उसके 250 ग्राम में कम से कम 20 से 25 ग्राम तक प्रोटीन होती है। सो फॉर दिस एंगल अगर आपको समझाया जाए तो आप कहेंगे अच्छा यार मैं इस तरह अपनी डाइट पूरी कर लूँगा। सो फिर बॉडी को गुड फैट भी चाहिए। गुड फैट के सोर्सेज के लिए आप कोशिश करें कि आप वेजिटेबल्स का फ्रूट का भी इस्तेमाल करें। सो हर तरह का एलिमेंट है क्योंकि बॉडी की रिक्वायरमेंट है। बॉडी किसी एक चीज़ पे, बॉडी इंसान की बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो जो लोग वाटर डाइट पे रहते हैं वो अपना, अब वाटर से आपको तो कोई कैलोरी तो ज़ीरो मिल रही है, लेकिन इसके बाद आपको मसल तो डेवलप नहीं होगा, आप तो मसल लूज़ करना शुरू कर देंगे बिकॉज़ बॉडी ने एक फ़ेज़ में आपको एक्सेसिव आपका जितना भी कार्ब्स था या फैट डिपॉज़िट थे वो यूज़ करने, उसके बाद वो मसल को ड्रॉप करना शुरू कर देगी। आप समझेंगे मैं पतला हो रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली से आपकी बॉडी से मसल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा और दूसरी बात ये कि आपकी बॉडी में नकाहत आना शुरू हो जाएगी। हुँ, आप फटीग में फ़ील करेंगे, आँखों में दर्द पड़ेगा, हल्के पड़ना शुरू हो जाएँगे, उठा नहीं जाएगा, हाथ नहीं, तो ये अपनी एक्टिविटीज़ आप खुद नहीं परफ़ॉर्म कर पाएँगे, लेकिन दिखने को लोग आप ये कहेंगे जी ये तो बड़ा उसने वेट लॉस कर दी है, ये देखो ना 20 केजी इसने कम कर दी है। हुँ, लेकिन वो उस बंदे की हालत जो है वो एक बुज़ुर्ग जैसी होती जाएगी जो अपना हाथ को यहाँ तक पहुँचाने के लिए भी इतनी एफ़र्ट कर रहा होगा। सो पॉइंट ये है कि आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए। आपकी बॉडी को प्रॉपर फ्यूल चाहिए टू टू परफॉर्म ऑल दी एक्टिविटीज़। जिस भी आप शोबे में आपको एक्टिविटी करनी है, आपने चलना है, आपने जाना है, आपने गाड़ी में बैठना है, इवन गाड़ी ड्राइव करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, आपको स्टीयरिंग घुमाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, आपको मोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, आपको रुकने के लिए एनर्जी चाहिए, हर चीज़ के लिए आपको एनर्जी चाहिए। आपने डोर खोलना है तो उसके लिए भी ताकत चाहिए आपको। सो वो सब एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आपका जो पतला होना है वो किसी के फ़ायदेमंद नहीं है, बिल्कुल। एक्सेप्ट पिक्चर्स के अलावा। सो दिस इज़ माय पॉइंट कि आपको अपनी डाइट में सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे करने चाहिए। अच्छे न्यूट्रिशन से कंसल्ट करके अपना अच्छा डाइट प्लान बनाएँ ताकि उसमें सारे एलिमेंट्स कवर हों। हाँ, वो चीज़ें जो एक्सेसिव आपको फैट की तरफ लेके जाती हैं, ऐसे खाने, मुनग्गिन ग़िज़ाएँ, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जिसमें एक्सेसिव कार्ब्स यूज़ हो रहे हैं, वो उसका इस्तेमाल कम करें और अब अगेन अच्छा वर्कआउट करें बिकॉज़ खाली डाइट से आप वेट लॉस तो शायद कर लेंगे,
लेकिन आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। सो बॉडी की स्ट्रेंथ और वेट लॉस दोनों को कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में ताकत भी हो और बॉडी का साइज़ भी बेहतर हो जाए, श्रिंक हो जाए। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग औरतों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वो किसी भी जेंडर में हो, लेकिन स्पेशली देखें, बहुत सी ख़वातीन पहले स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से बहुत भागती थीं कि हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से होता था उनके मसल डेवलप होना शुरू हो जाएँ और वो शायद मर्दों जैसी फिजीक में नज़र आना शुरू हो जाएँ। ये एक बहुत बड़ी मिथ थी लेकिन जिसमें बहुत सारी लड़कियां नज़र भी आती हैं जो स्पेशली ये फिजिकल एजुकेशन की लड़कियां होती हैं, अगर आप उन्हें देखें तो वो बिल्कुल आदमी नहीं, लगती नहीं, हैं, वो आदमी औरतें कहाँ आदमी की लगती तरह हैं? लगना एक अलग बात है, जिसमें आप अपना गेटअप ऐसा करें, वो एक अलग चीज़ है। नहीं, गेटअप नहीं, लेकिन हम अगर फिज़ीक वाइज़ हाँ, अगर आप फिज़ीक वाइज़ आदमी की तरह बन रहे हैं, तो उसके बहुत से हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं। आपको मैं बताता हूँ कि फीमेल फिटनेस कॉम्पिटिशन जो होते हैं, पाकिस्तान में तो खैर नहीं होते, बाहर बहुत होते हैं, यूके में, यूएस में बहुत होते हैं, कनाडा में होते हैं। सो वहाँ पे जितनी भी फीमेल जो होती हैं, जिनका आपको मसल भी नज़र आते हैं, जिनको आपके प्रॉपर बाइसेप नज़र आता है, थाइज़ नज़र आती हैं, वो एक्चुअली अपने अपने हार्मोन्स को चेंज करती हैं, वो अपना हार्मोनल इम्बैलेंस करती हैं। दैट्स व्हाई दे लुक लाइक अ मैन। अदरवाइज कोई भी नॉर्मल फीमेल जो है वो उस जैसा नहीं बना सकती। सो वो जो जितनी भी खवातीन नज़र आती हैं, दे आर द परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ स्टीरॉइड्स, विच इज़ प्रोहिबिटेड, विच इज़ नॉट गुड। बिल्कुल। बट वो एक ऐसा स्पोर्ट्स, ऐसा कंपटीशन बन चुका है इंटरनेशनल लेवल पे कि लोग उसको खेलते हैं, करते हैं, दैट्स फाइन। बट वो फीमेल भी अपनी लेटर एजेस में किन चीज़ों का शिकार होती हैं, उसकी एक अलग साइंस है, उसकी एक अलग कहानी है, होता है। बट नॉर्मली अगर एक फ़ीमेल नॉर्मल है, हाउसवाइफ भी है, वो जाके वेट ट्रेनिंग करती है, मसल बनाती है, तो वो अपने मसल को स्ट्रेंथन करती है, उसका उस तरह से डेवलपमेंट होना नहीं शुरू हो जाएगा, मसल सब मर्दों में होता है, क्योंकि एक हार्मोनल चेंज का मसला है ना। टेस्टोस्टेरोन लेवल जो मेल में होता है वो फीमेल में नहीं होता, ना होने के बराबर है। एक्चुअली में जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होते हैं वो मेल को हेल्प करते हैं टू डेवलप दैट मसल। सो कुदरत ने एक चीज़ आपकी हार्मोन्स में रखी नहीं है, तो आप कैसे डेवलप कर लेंगे? इस चीज़ को जो अंडरस्टैंड करता है, फिर उसको ये बात समझ आ जाती है कि वाकई फ़ीमेल का जो होता है ना, वज़न उठाने से मसल नहीं बनते। और अब फ़ीमेल इतना पढ़ती हैं, एजुकेशन आ चुकी है, अवेयरनेस आ चुकी है, अब इतनी भी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिलेंगी, गूगल करने से मिल जाएंगी कि अब ये मिथ टूट चुकी है कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करूँगी। आप सब करते हैं बिकॉज वो उनके लिए बहुत अच्छी है, इक्वली अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। और अगर किसी लड़की ने या किसी औरत ने 30s 35 तक कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं की, तो उसे उस एज में भी स्टार्ट कर देनी चाहिए, वो उतना मैं कहता हेल्पफुल हूँ आपको होगा। जब ख्याल है आप शुरू कर दें, बेशक 40 से ऊपर की हो जाए, बेशक 50 की भी हो जाए, तब भी शुरू कर दें, शुरू करें। बिकॉज वैसे भी मैं जैसे मैंने बताया था कि 40s के बाद तो ये बड़ी रिकमेंडेड चीज़ है कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, मेल और फीमेल दोनों के लिए। बिकॉज बाय द टाइम आपकी एज 40 क्रॉस करती है तो आपके मसल मास में रिडक्शन शुरू हो जाती है। बट दैट इज़ पर ईयर आइडियली 1% होती है, लेकिन वो वेरी करती है हर बंदे में, किसी में 0.2%, किसी में 0.5%, किसी में 0.7%, तो एवरेज उसका है 1%। तो अगर आपका एवरेज 1 ईयर पर ईयर 1% मसल मास ड्रॉप हो रहा है, इट मीन्स के वो उसी से कंट्रोल होगा अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करेंगे। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अल्टीमेटली रिकमेंडेड थिंग है फॉर बोथ मेल एंड फीमेल आफ्टर 40s। घर पे भी कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास घर पे छोटे मोटे वेट्स हैं आप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बिकॉज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए यू नीड वेट्स, तो वेट्स तो आप घर में भी किसी चीज़ को बना सकते हैं ना। आप पानी की बॉटल को यूज़ कर लें, आप घर पे कोई ऐसी बार बना लें। अब तो लोग होम ट्रेनिंग इक्विपमेंट नॉर्मली अवेलेबल होता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, तो इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। पर ऑफ कोर्स जिन लोगों के पास जिम की एक्सेस है और जिम जा सकते हैं, सो व्हाई नॉट। आई होप कि इस पॉडकास्ट ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि अगर आपने वेट लॉस करना है तो वो किस तरह किया जा सकता है। और अगर इसी से रिलेटेड आपका कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ साथ इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से दूसरे लोगों का भी फ़ायदा हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कॉन्टेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कॉन्टेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।